हेलो बच्चों। हम लोग आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें देखेंगे होता क्या है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हो सके तो एक दो क्वेश्चन भी इसके अंदर लेंगे। तो आइए पहले टॉपिक का नाम लिख लिया जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस तरह का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है कि सपोज कि कोई एक नंबर है और उस सर्टेन नंबर के मल्टीप्लाई से इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसको हम ऐसे प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा कि ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, डॉट 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 डॉट। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला, इसमें ये बोला कि वो किसी नंबर से इंक्रीज करे, किसी सर्टेन नंबर के मल्टीपल से इंक्रीज करे, डिक्रीज करे। तो आप सोच रहे होंगे तो इंक्रीजिंग तो ठीक है, डिक्रीजिंग कब होगा? तो जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तब वो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग जीपी बनेगा। और जब आर का वैल्यू लेस देन वन है तो उसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इस तरह का। वो कैसे कैसे जैसे मान लीजिए कि वन है और 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इसी नंबर को जैसे मैं ऐसे मुझे लिखना होता 1, 2, 4, 8, 16 डॉट 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 डॉट, तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है और यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये कहानी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी का। जीपी भी दो तरह से होता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो कब होगा, जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तो इंक्रीजिंग होगा, आर का वैल्यू लेस देन वन होगा तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब इसके जनरल टर्म पे चलते चलते हैं कि ये है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, डॉट 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 डॉट। तो अब से अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जनरल टर्म इसका क्या होगा, जनरल टर्म मीन्स इसका एन टर्म क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे कि हर टर्म में ए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। और आप ये नोटिस किया होगा कि आर अगर 1, 2, 3, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो इसमें क्या हो रहा होगा, ए वन इक्वल टू ए आर एस टू द पावर जीरो हो रहा है। सेकेंड टर्म की बात करें तो ए आर 2 - 1 हो रहा है, मतलब पावर वन है तो हम 2 - 1 भी तो लिख सकते हैं, या वहां पर जीरो था तो इस तरह से। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि थर्ड टर्म अगर है तो वहां पर आप देखेंगे कि ए आर एस टू द पावर टू है तो 3 - 2, तो जितना 3 - 1, सॉरी। तो ऐसे ही अगर जनरल टर्म होगा तो उसका जो आर का पावर तो आएगा लेकिन उससे एक कम होगा। तो जनरल टर्म के लिए लिखें अगर ए आर रेस्ट टू द पावर n - 1, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का जो जनरल टर्म होता है ए एन, या इसको लास्ट टर्म भी आप कह लीजिए ARn - 1। ठीक है। तो ये तो बात इसकी कहानी हुई कि जनरल टर्म कैसे होता है, तो ए आर एस टू दी पावर n - 1 होगा। ठीक है। अब देखिए कि इसके अगर दूसरा इसका कॉन्सेप्ट होता है उसके सम का, तो सम कैसे निकालेंगे। तो इसको अगर सपोज डिनोट करते हैं एसएन से, तो ए प्लस ए आर, ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर रेस टू दी पावर n - 1, क्योंकि देखा था हमने जनरल टर्म में कि एक जो nth टर्म होगा वो इस लेस देन एक उससे कम होगा, तो ये हमारा हुआ। अब क्या है कि हमें इसको सम इसका निकालने का होता है, तो इसका ट्रिक से होता है बच्चों कि इसको आप आर से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें क्या होगा कि ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर होगा, जो पहले एक टर्म छुपा हुआ था पीछे, मतलब या मतलब ये कहिए कि एक टर्म से आगे वो डिस्प्लेस हो गया। ए आर स्क्वायर था तो ए आगे की तरफ एक बढ़ गया, तो ए आर क्यूब डॉट 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 चलते जाएगा। जो ये हमारे लास्ट वाले जो टर्म थे, ए आर रेस टू द पावर n - 1, इट बिकम n, राइट। सो व्हेन यू विल गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस थिंग, यू विल गेट like that. So you will notice that कि AR term means second term of the previous means previous means original progression or sequence will cancel out the first term of the after the multiply with the R in this ascent term. So you will notice that this will cancel, 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 cancel. So in suppose if you notice that in the first two term of the subtraction, so एक वाला एक टर्म में बचेगा, और अगर इसकी अगर बात करें केवल इसमें इसमें बात करें, ए आर कैंसिल हो रहा है तो क्या बच रहा है, यहाँ पर ए बच रहा है और यहाँ पर माइनस ए आर स्क्वायर बच रहा है, यही हो रहा है। फिर अगर दो टर्म को लेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल होगा और क्या होगा, ए माइनस आर क्यू। तो सिमिलरली एवरी टर्म विल कैंसिल आउट आप, और क्या हमें बचेंगे, दो टर्म ए एंड ए आर रेस टू द पावर एन। और यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो एस आर एस माइनस
आर एस एन ऐसा बचेगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से यहाँ इसको लेकर देखना। सपोज एस एन कॉमन करेंगे लेंगे तो 1 - आर, और यहाँ से ए इंटू आर माइनस ए आर रेस्ट टू द पावर एन। तो एस एन का वैल्यू कितना हो गया, ए माइनस ए आर रेस्ट टू द पावर एन अपॉन 1 - आर। इसको थोड़ा सजा लिया जाए, या उसके नोट उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले कि अगर आप ए कॉमन लेते हैं और माइनस कॉमन लेते हैं तो आर - 1 आर - 1 इस तरह का इसका सम के लिए है। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा ट्विस्ट है, या लिखने का जो तरीका है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, जैसे दो तरह का जीपी बताया था ना कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1 और आर इज लेस देन 1। तो आर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और एस एन इक्वल टू ए, वो सेम ही चीज है, बस 1 - आर, ये ऐसा नहीं कुछ, मतलब इसी फॉर्मेट में छोड़ दे जो पहला वाला था। तो 1 - आर रेस्ट टू दी पावर एन, 1 - आर व्हेन लेस देन आर इज लेस देन 1, तो उसके लिए तो इज द सम ऑफ द उसके लिए हुआ एन टर्म ऑफ द जीपी का सम क्या होगा, तो ऐसा होगा। अच्छा, एक चीज और है कि अगर इसको अब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर अभी आ रहे हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या था कि आपका जो एन था इस लास्ट टर्म था ए आर एन -1, तो क्यों ना इसको आर इंटू एल कर दें, इस आर को विजिबल दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि आर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा होगा, और कुछ यहाँ पर काम कर लें। तो अगर आप जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ए आर एस टू दी पावर एन माइनस ए अपॉन आर - 1, इस तरह से ऐसा कर सकते हैं। तो वहां पर आप ए इंटू आर एस टू दी पावर एन को आर इंटू एल माइनस ए ऐसा लिख सकते हैं क्या, अपॉन आर - 1। तो ऐसे टर्म के लिए आप अगर लास्ट टर्म पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन रेशियो पता है तो उस फॉर्मेट में कर लेंगे। तो बस इसके लिखने का एक फॉर्मेट है, नहीं तो आपको ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि यू हैव टू बी मेमोराइज दिस थिंग। आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट टर्म अगर पता है तो यानी जनरल टर्म आपको पता है, तो वहां से ए और आर और कुछ एक वैल्यू दिया होगा, तो उसमें से आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या है और उसका वैल्यू क्या है, और यहाँ पर भी लाकर उसको पुट कर सकते हैं। और या तो एन टर्म होगा और फर्स्ट और आर टर्म होगा, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ तब से, ऐसा ए एन इक्वल टू ए आर रेस्ट टू दी पावर n - 1। तो सपोज आपको ए आर पता है तो आप एन तो फटाफट निकाल सकते हैं ना यहाँ से, और लास्ट टर्म आपको पता है तो वहां से लाकर इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, बस वो लिखने का एक नोटेशन है। जैसे कि एपी में होता था एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, और उसके लास्ट टर्म वाले में एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, तो वही बस इसका लिखने इसका हो गया। ठीक है। अब देखिए कि इसमें एक चीज यहाँ पर बताना आपको और चाहिए था मुझे, कि जीपी का सबसे जो तरीका वे होता है ए आर और AR² ARQ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको सिखाया गया होगा कि एपी में क्या होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होता है बच्चों, कि उसका जो कॉमन रेशियो अगर निकालना अगर हमें होता है, तो वहां पर क्या करते हैं कि सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म, इस तरह का, और फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। ये आपको रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है, या जीबी पहचानने का तरीका है कि थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, एंड सो ऑन, आप करते जाइए तो वहां से मिलेगा। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, मतलब नेक्स्ट जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है जो, मतलब कि जैसे वहां पर अर्थमेटिक मीन होता है, तो सिमिलरली हमें ज्योमेट्रिक मीन के बारे में देखना होगा। कि मान लीजिए कि 3 नंबर है ABC आर इन जीपी, अगर ऐसा है तो पूछा ही जाएगा कि, मतलब अक्सर हमें होता है कि रिजल्ट सपोज क्या होगा, जैसे कि ABC आर इन एपी में है, तो वहां से हम बोलते थे ना 2B इक्वल टू A+C, मतलब इस तरह का कुछ ABC आर इन एपी। तो यहाँ पर B इक्वल टू A+C/2, या 2B इक्वल टू A+C। उसमें होता क्या था, B माइनस ए कॉमन डिफरेंस को ले लेते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप यहाँ से करिए यहाँ से करिए तो वैसा ही कुछ है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो B/A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C/B। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना कि B² इक्वल टू AC। तो एक तरह से इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, अगर दो नंबर का अगर A और C के बीच का अगर नंबर है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, B इक्वल टू अंडर रूट AC। तो इसका
यूज आप ज्योमेट्रिक मीन का सोच रहे होंगे कि कहाँ होगा। मैं अचानक से क्यों बोल रहा हूँ कि ये लोग ज्योमेट्रिक मीन का एक्चुअल में यूज कौन करते हैं, इकोनॉमिक्स लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, दो लोग का अर्निंग है 5, एक 5 रुपए तो नहीं, मान लो 5 करोड़ एक कमा अर्न कर रहा है, दूसरा 10 करोड़ अर्न कर रहा है, तो दोनों का एवरेज कितना होगा? सिंपल सी बात है, 7.5 करोड़ ऐसा होगा। तो उसमें अगर हमें मतलब एक चेक करना हो कि ज्यादा या कम कौन सा कमा रहा है, तो एक कंपेयर करने के लिए अगर है तो 7.5। लेकिन अगर हम ज्योमेट्रिक मीन अगर इसका लेते हैं तो 5 × 10 √15, तो √15 4 से थोड़ा कम होगा, तो 3 पॉइंट सॉरी सॉरी 5 × 10 नॉट प्लस इज 50। तो 50 का अगर देखेंगे रूट तो कितना आएगा? 7.1। तो कुछ तो उसका जो कम था, तो वो लोग इकोनॉमिक्स लोग अपने हिसाब से चेक करने के लिए लेते हैं। खैर, वापस आते हैं इधर मैथ पर कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस सी, इस तरह का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का उसका वो रहेगा। तो एक तो ये बात होगा। फिर इसमें क्या होता है कि एक जो कॉन्सेप्ट निकल कर जो आता है, या जो हमें चाहिए होता है कि सपोज करता है कि 3 नंबर टेक, मतलब कि 3 नंबर का सेट आप ऐसा लीजिए और इसका सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है। तो उस 3 वाले के लिए क्या करते हैं कि ए को मिडिल में रखते हैं और ए आर अपॉन ए बाई आर, इस तरह का करते हैं। अगर इसी को अगर 5 नंबर में करना हो तो इसी को आप आगे बढ़ा दो। ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर तो ए आर, ये 3 नंबर तो थे ही, एज इट इज हो गए, और एक इधर आप बढ़ा दीजिए ए बाई आर स्क्वायर। अगर 5 नंबर कहता है कि आपको लेना है और वो जीपी में है, तो उसको कौन से नंबर ले सकते हैं? तो हम ये सब सारे नंबर ले सकते हैं 5 नंबर के लिए। तो 4 नंबर के लिए अगर कहता है कि 4 नंबर ऐसा है, इसका सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो वो 4 नंबर कैसा होना चाहिए? तो ए माइनस आर और ए प्लस आर, इस तरह का इस तरह का नहीं, ये तो आपको एपी के दिमाग से वैसा बता दिया। बेसिकली क्या होगा कि इसको लाने के लिए अगर है तो ए बाई आर और ए आर ऐसा। तो इन दोनों का अगर कॉमन रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा? ए बाई आर, तो आर स्क्वायर, तो इसीलिए ए आर क्यू। और इसके लिए यहाँ से ए बाई आर क्यू, इस तरह। तो अगर 3 नंबर लेने के लिए अगर हमें बोलते हैं तो ए बाई आर, ए आर, तो इससे इस मिडिल वाले से याद रखिएगा, ए से इसमें जाना है। और यहाँ पर ए बाई आर क्यू, ए आर और ए आर क्यू, इसके लिए 4 नंबर के लिए। ऐसा मैं उसको गलती से क्यों लिख दिया, तो उसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ कि ए माइनस आर, क्योंकि वहां पर एपी के लिए क्या होता था कि ए माइनस डी और ए प्लस डी। अगर आपको यहाँ से ये याद है तो उसमें भी उल्टा लिख दिया। इसको ऐसे लिखना चाहिए था मुझे कि ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, इस तरह का। अगर 5 नंबर चाहिए तो उसी में आप ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और ए माइनस डी है, और यहाँ से आप चाहें तो ए माइनस एक 2D कर दें। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखेंगे, डी से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा। तो और 4 नंबर के लिए अगर लेना होता है तो वहां पर ए माइनस डी, ए प्लस डी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2D। तो वही मेरे दिमाग में था, तो वहां पर ए माइनस आर लिख दिया। तो चलिए, वो भी एक आपको यूज में आ गया। यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों का 2D है, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ से 3D होगा और यहाँ से ए-3D होगा। अगर 4 नंबर को एपी में लेना होता तो ऐसा लेते हैं। तो ऐसा ही जीपी के लिए भी है कि अगर 3 नंबर लेना हो तो ए बाई आर, ए और ए आर। 5 नंबर को लिए तो ए आर स्क्वायर उधर और एक टर्म इधर ए बाई आर स्क्वायर। अगर 4 नंबर को लेना होगा तो इस तरह का ऐसा हो। ठीक है, तो ये तो इसकी कहानी हुई। अच्छा, एक चीज और था कि इसमें इसके लिए कि जो सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, तो जनरली आपको पता होगा कि ऐसा ए माइनस 1/r होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो उसको देख लीजिए। एस एन इक्वल टू क्या था? ए आर रेस्ट टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इस तरह का था बच्चों। और आर का वैल्यू सपोज लेस देन 1 है। अच्छा, इसमें भी कहानी क्या है कि आर इज लेस देन 1 होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। मैं आपको प्रूफ करके अभी दिखाता हूँ कि ये क्यों ऐसा लेंगे। तो एस एन इक्वल टू, अगर लेस देन वन, ए ग्रेटर देन वन के लिए था, तो लेस देन वन के लिए क्या होगा? ए 1r अपॉन 1 - r, इस तरह का। तो लेट्स मल्टीप्लाई ए विद द ब्रैकेट, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्टफ। ए आर रेस्ट टू द पावर n 1 - r, ठीक है।
तो ऐसे नहीं हुआ। तो अभी आर इज लेस देन वन का मतलब क्या है, सपोज आर का वैल्यू सपोज हाफ आ जाए, तो अब आर का स्क्वायर करिए तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/4, आर का क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/8। और ऐसे ही मतलब ये तो आपको नंबर में जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आर का वैल्यू 0.1 है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01, अपने पेरेंट नंबर से भी कम हो जाएगा। ये जैसे 0.4 है तो 0.4 का स्क्वायर क्या होगा इस 0.16, और फिर उसका क्यूब करेंगे तो 0.064। तो मतलब क्या होगा कि अगर आर क्यूब अगर ऐसे भी करें तो 001, तो मतलब जितना अगर कोई फ्रैक्शन नंबर है और उसका अगर पॉजिटिव पावर लेते हैं तो क्या होता है, वो नंबर अपने पेरेंट नंबर से कम होते जाता है और धीरे 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 जाके डिक्रीज होने लगता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या होगा कि ए 1/r, और ए 1/r को तो आप ऐसे ही रखिए, और r रेज टू द पावर n। तो सिंस r इज r is suppose is less than 1, so r raised to the power n tend to be is in 0, or if n is tending to positive infinity, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि r is less than 1 है, तो और r और n टेंड टू इन्फिनिटी है, तो r रेस्ट टू दी पावर n क्या होगा बच्चों 0 होगा, क्योंकि उसमें वैल्यू उसका धीरे 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 कम होते जाएगा, मतलब 20 पावर 30 पावर किसी भी फ्रैक्शन का, तो एकदम से वो कम हो जाएगा। तो ये नंबर थोड़ी देर में आपको कैसा दिखाई देगा, ये जीरो की तरफ जाने लगेगा। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद द जीरो, तो यहाँ पर आपको नया इसको मिला एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। ठीक है, तो ये तो कहानी था, आपको कुछ इसके कॉन्सेप्ट का, इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इस छोटा सा वीडियो जानबूझकर बनाया गया है कि आपको एक बार में क्विक असेसमेंट मिल जाए। ठीक, तो कॉन्सेप्ट यहाँ से एक बार फटाफट कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी जाएंगे तो दो दो क्वेश्चन तीन तीन क्वेश्चन का कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, सो कीप वॉचिंग।